हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ वाईक्वेस्ट एकेडमी। वाईक्वेस्ट एकेडमी में आज हम पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर नंबर 4 इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस को कवर करेंगे। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अपनी एनसीईआरटी बुक्स को खोल लीजिए और आगे चैप्टर को हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर में जो है अब तक जो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस की जो बुक है उसमें जितने भी हमने लास्ट 3 चैप्टर्स कवर करे हैं उसमें हमने देखा है कि जो हमारे लीडर्स ने जो है डेवलपमेंट्स पे जो कंट्री के डेवलपमेंट से बहुत ज्यादा काम किया है। डोमेस्टिक चैलेंजेस को बहुत अच्छे से ओवरकम करा है। अब जो है डोमेस्टिक चैलेंजेस के साथ साथ अब बारी थी एक्सटर्नल चैलेंजेस की। और यहाँ पर भी हमारे लीडर्स ने काफी सारे चैलेंजेस को फेस किया और बहुत अच्छे काफी इनोवेटिव तरीके से पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट के थ्रू जो है इस एक्सटर्नल चैलेंज को भी बहुत अच्छे से फेस किया है। बट दे ऑल्सो फाउंड देमसेल्व्स इन द कॉन्फ्लिक्ट्स विद नेबर। एक एक्सटर्नल चैलेंजेस को फेस करने के साथ-साथ जो है हमारे लीडर्स ने हमारी कंट्री ने खुद को जो है अपने नेबर्स के साथ जो है थोड़े कॉन्फ्लिक्ट में थोड़ा लड़ाई झगड़ों में हमने अपने आप को पाया, क्योंकि इसमें जो है हमारे 3 सबसे बड़े वॉर होते हैं नेबर्स के साथ। एक 1962 चाइना वॉर, 1965 और 1971 कारगिल वॉर। These wars and the external relations in general were shaped by and had their impact on the politics in the country। और जो ये वॉर थे और जो एक्सटर्नल रिलेशन थे, इनका जो है हमारी जो कंट्री की पॉलिटिक्स पे उस पर जो है काफी बड़ा इफेक्ट था। उस पर काफी बड़ा इम्पेक्ट जो था इन सब चीजों का हो रहा था। बेसिकली इस चैप्टर में जो है हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो है एक जो हम लोग रिलेशन लेके चल रहे थे एक्सटर्नल और इंटरनल पॉलिटिक्स का, उसका जो है क्या सीन रहता है। इंटर एक सबसे पहले हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाला है वो इंटरनेशनल कंटेक्स्ट है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है हमारी जो कंट्री की थी उसकी जो स्टेट थी उसकी शेप कैसी थी। ठीक है। ऑपरेशनल प्रिंसिपल जो थे हमारी कंट्री के फॉरेन पॉलिसी के ऑपरेशन प्रिंसिपल कौन कौन से थे। चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशनशिप कैसे थे और कैसे जो है लास्ट में हम पढ़े कैसे हमारी जो है इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी थी उसका इवॉल्व होता है, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में होता क्या है। देखो, इंडिया वाज बोर्न एज एन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट इन अ वेरी ट्राइंग एंड चैलेंजिंग इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। देखो, इंडिया जो है सबको पता है, हमें पता है कि हमारी जो इंडिपेंडेंट थी वो काफी चैलेंजिंग स्टेट में हुआ था और यहाँ पर जो है इंटरनेशनल कंटेस्ट में जाना भी हमारे लिए चैलेंज होने वाला था, क्योंकि इस टाइम पर जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उस टाइम पर जो है वर्ल्ड ने ऑलरेडी कोल्ड वॉर को विटनेस कर रहे थे। और एक रिकंस्ट्रक्शन का इशू जो है लोगों पर काफी भारी पड़ रहा था और एक अटेम्प्ट हो रहा था कि इंटरनेशनल बॉडी को जो है दोबारा से एस्टेब्लिश करा जाए वर्ल्ड वॉर के बाद। बहुत सारी जो नई कंट्रीज थी उनको जो है फ्रीडम मिल रही थी एज अ रिजल्ट ऑफ कोलैप्स ऑफ कॉलोनिज्म। जैसे कि कॉलोनिज्म खत्म हो गया था तो बहुत सारी जो है नई कंट्रीज जो है वो एमर्ज हो रही थी, उन्हें फ्रीडम मिल रही थी। और एंड मोस्ट न्यू नेशन वर ट्राइंग टू कम टू टर्म्स विद द ट्विन चैलेंज ऑफ वेलफेयर एंड डेमोक्रेसी। और जितने भी ये जो नए नेशन थे इन सबको जो है ट्विन चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा था, एक वेलफेयर का, एक डेमोक्रेसी। ट्विन चैलेंज में इनके 2 चैलेंज थे, वेलफेयर और डेमोक्रेसी। इन लोगों को अपना डेवलपमेंट भी करना था, लोगों का वेलफेयर, अपने लोगों का डेवलपमेंट का, वेलफेयर का ध्यान भी रखना था और अपनी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी भी लेकर आनी थी। Free India foreign policy reflected all this concern in this period immediately after independence। और जो हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी उस चीजों के अंदर ये सब चीजों को बहुत अच्छे से कवर किया गया और इन सब कंसर्न का काफी अच्छे से ध्यान रखा गया। अपार्ट फ्रॉम दिस फैक्टर एट द ग्लोबल लेवल इंडिया हैड इट्स ऑन शेयर ऑफ कंसर्न। ग्लोबल लेवल का जो प्रॉब्लम था वो तो हमें था ही था, उसके साथ साथ हमें खुद के भी कुछ कंसर्न थे। हमें खुद की भी कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट बिहाइंड द लेगेसी ऑफ मैनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो तो चली गई थी पर अपने पीछे जो है बहुत सारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को छोड़ के गई थी। बहुत सारी लड़ाइयाँ छुड़ के गई थी, पार्टीशन करके गई थी, पार्टीशन का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। और जो है पॉवर्टी था, पॉवर्टी को भी हमें ओवरकम करना था, पॉवर्टी को भी हमने खत्म करना था। हम लोग जो है अपने डोमेस्टिक चैलेंजेस को भी फेस कर रहे थे, उसके साथ-साथ जो है हमने सोचा कि हम इंटरनेशनल लेवल पर भी, ग्लोबल लेवल पर भी अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। और इन सब सिचुएशन के बाद भी इंडिया ने पार्टिसिपेट करा वर्ल्ड अफेयर्स में एज एन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। इतना सब कुछ इंडिया के साथ होने के बाद भी, इतना सब होते हुए भी इंडिया ने सोचा कि हम लोग भी वर्ल्ड अफेयर में पार्टिसिपेट करेंगे एज एन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। ठीक है। एज अ नेशन born in the backdrop of the world war, India decided to conduct its foreign relation with the aim to respect the sovereignty of all other nation and to achieve security through all the maintenance of peace। देखो, हमें पता था कि हम लोग जो है वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो है बैकड्रॉप में हम जो है इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है। तो इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली हमें पता था कि पीस जो है वो बहुत जरूरी है।
ठीक है? इंडिया ने डिसाइड किया कि जो वो अपने फॉरेन रिलेशन है, जो लोगों के साथ जो दूसरी कंट्री के साथ जो अपने फॉरेन रिलेशन बनाएगा, उसमें जो है वो सभी नेशन की जो सॉवरेनिटी है, उसको रिस्पेक्ट करेगा, उसको अच्छे से रिस्पेक्ट करेगा और उसके साथ-साथ जो है उन लोगों से पीस को मेंटेन करके चलेगा। क्योंकि पहले पीस को बिल्कुल मेंटेन करके चलेगा, सिक्योरिटी वहीं वैसे अचीव करेगा। ठीक है? और ये जो हमारी फॉरेन पॉलिसी था, इसका जो हमने जो ये आइडिया लिया है, वो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में साफ-साफ झलकता है, ठीक है? इसका जो इको है, वो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी साफ-साफ नज़र आता है। जस्ट एज़ द बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स गाइड द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल और फैमिली, जैसे कि एक आदमी का इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर जो होता है, वो उसकी इंडिविजुअलिटी या फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही हमारी फॉरेन जो पॉलिसी थी, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी, वो हमारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस थी। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट से काफी इन्फ्लुएंस थी। डेवलपिंग कंट्रीज लैक द रिक्वायर्ड द रिसोर्स टू इफेक्टिवली एडवोकेट द कंसर्न इन द इंटरनेशनल लेवल, और जो नई नई डेवलपिंग कंट्रीज जो एमर्ज हो रही थी, उनके पास जो है रिसोर्सेज की ज़्यादा कमी थी। अ, इतनी इतनी कमी थी कि वो जो है काफ़ी अच्छे से जो है इंटरनेशनल सिस्टम पर, इंटरनेशनल लेवल पर अपने जो कंसर्न है उसको एडवोकेट नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग जो है मॉडेस्ट गोल्स को अपनाएँगे, हम छोटे-छोटे गोल्स को अपनाएँगे। एडवांस स्टेट्स की जगह जो है ये लोग अपने गोल्स गोल्स पे फोकस करेंगे, और इनका गोल क्या था? एक तो अपनी कंट्री में पीस को रखना, शांति बनाए रखना, और जो है अपने नेबरहुड के अंदर ही अपने नेबरहुड में शांति बनाए रखना, और वहीं से ही अपने डेवलपमेंट की शुरुआत करना। ठीक है? Moreover, their economy and security dependence on the more powerful state occasionally influence their foreign policies. जो इनकी इकोनॉमिक और सिक्योरिटी डिपेंडेंस थी, इनकी इकोनॉमिक और सिक्योरिटी जो थी वो पावरफुल स्टेट पे डिपेंड थी, और ये बात जो थी ये इनकी फॉरेन पॉलिसी में साफ-साफ झलकती थी। क्योंकि उस पीरियड के अंदर क्या था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ क्या कि मैनी डेवलपिंग नेशन चूज़ टू सपोर्ट द फॉरेन पॉलिसी रेफरेंस टू द पावरफुल कंट्रीज हू वर गिविंग देम एड्स और क्रेडिट। जो डेवलपिंग नेशन था, उन्होंने जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी वो चूज करी है जो पावरफुल कंट्री को प्रेफरेंस करती थी। इन्होंने एक पावरफुल कंट्री को चूज कर लिया था, जिस कंट्री ने इन स्टेट्स को जो है एड्स और क्रेडिट्स दिया है, इन लोगों ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से उस कंट्री को चूज कर लिया था। इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है जो वर्ल्ड है वो टू कैंप्स में डिवाइड हो गया। ठीक है? सभी कंट्रीज का डिवीजन हो गया, और वर्ल्ड जो है क्लियरली टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक पार्ट था यूनाइटेड स्टेट का, ठीक है? एक वर्ल्ड का जो वन साइड था वो यूनाइटेड स्टेट को वो कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था, और उसके वेस्टर्न अलाइज को कर रहा था सपोर्ट, और जो दूसरा था वो जो है यूएसएसआर, सोवियत यूनियन को सपोर्ट कर रहा था। मतलब यहाँ पर यूएस वर्सेस यूएसएसआर चल रहा था। हाफ वर्ल्ड जो है वो यूएस के साथ था, हाफ वर्ल्ड जो है यूएसएसआर के साथ था। यहीं पर जब ये सब जो है वर्ल्ड जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, इंडिया जो है एक एक्सपेरिमेंट लेके आती है, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट को लेकर आती है, जिसमें इंडिया का जो है काफ़ी बड़ा रोल होता है, काफ़ी क्रूशियल रोल जो है इंडिया लेके आती है, ठीक है? जैसे ही वर्ल्ड वॉर एंड होता है, कोल्ड वॉर एंड होता है, इंटरनेशनल रिलेशन भी बहुत तेज़ी से चेंज हो जाते हैं, ठीक है? बट व्हेन इंडिया अचीव इट्स फ्रीडम फ्रॉम एंड स्टार्ट फ्रेमिंग इट्स फॉरेन पॉलिसी, बट जब इंडिया ने अपनी फ्रीडम को अचीव किया और अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाया, जब जो है कोल्ड वॉर जो स्टार्ट ही हुआ था, और जो है वर्ल्ड जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, ठीक है? और यहाँ पर जो है इंडिया लेके आते द नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी। वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हुए देखकर इंडिया जो है नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी लेके आती है। द नेशनल मूवमेंट वाज नॉट एन आइसोलेटेड प्रोसेस। ये जो इंडिया का नेशनल मूवमेंट था, नॉन अलाइनमेंट का मूवमेंट था, ये एक आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं था। ये सिर्फ इंडिया की प्रोसेस के लिए नहीं था। इट वाज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल अगेंस्ट कोलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। ये एक वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल था, कॉलोनियलिज्म के और इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट था। मतलब जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी, उसके अगेंस्ट था, और जो वेस्टर्न जो बन रहा था, नई जो सुपर पावर्स आ रही थी उनके अगेंस्ट था। ठीक है? इट इन्फ्लुएंस द लिबरेशन मूवमेंट्स ऑफ मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। ये जो है काफी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज के जो फ्रीडम मूवमेंट्स को इन्फ्लुएंस करता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। प्रायर टू इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले, there were contact between the national leader of India and those of other colonies। एक कॉन्टेक्ट बना इंडिया के नेशनलिस्ट लीडर के बीच में, और जो जो दूसरी कॉलोनीज थी, एशियन अफ्रीकन जो कॉलोनीज थी, उनके बीच में। ठीक है? और ये जो है इंडिया और अदर कॉलोनीज जो साथ में यूनाइट होती है, और एक कॉमन स्ट्रगल स्टार्ट करती है कॉलोनिज्म और इंपेरियलिज्म के अगेंस्ट। ठीक है? उसी को द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट है। ठीक है? द क्रिएशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी,
यहीं से जो है आईएनए की जो है क्रिएशन होती है बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो आईएनए लेकर आते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे दौरान, और यहाँ पर जो था ना हमारा जो आईएनए का जो मैनिफेस्टेशन था वो बहुत क्लियर था। हमने एक ब्रिज फॉर्म करना था, हमने एक लिंक फॉर्म करना था इंडिया और जो दूसरे ओवरसी इंडियंस हैं, जो दूसरे ओवरसी कॉलोनीज थे जो फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं उनके साथ जो है उनके बीच में हमने एक लिंक फॉर्म करना था कि उनसे हमारा लिंक अच्छा हो जाए, उनसे हमारी बातें अच्छी हो जाए। इससे क्या होएगा कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ नेशन रिफ्लेक्ट दैट इंटरप्ले ऑफ डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। यहाँ पर जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमारे डोमेस्टिक और एक्सटर्नल फैक्टर्स को काफ़ी अच्छे से इंटरप्ले में रिफ्लेक्ट करती है, दोनों का काफ़ी अच्छा मेल-जोल जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पर। Therefore, the noble ideals that inspired India's struggle for freedom influence the making of its foreign policy। और जो नोबल आइडियाज जो हमें फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर हमें जिससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है उनका भी काफी हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इन्फ्लुएंस है। बट इंडिया अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस कोइंसाइड विद द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर era। हमारा इंडिपेंडेंस जो है कोल्ड वॉर, जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ हमें इंडिपेंडेंस मिली है, ठीक है। और जो ये वो पीरियड था जो जहाँ बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, अ पीरियड व्हिच वाज मार्क्ड बाय पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन एट द ग्लोबल लेवल बिटवीन टू ब्लॉक्स लेड बाय सुपर पावर्स द यूएस एंड यूएसएसआर। ये वो पीरियड था जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन जो पूरा ग्लोबल है, जो जो दो पार्ट्स में, पूरा वर्ल्ड जो है टू पार्ट्स में डिवाइड था, सुपर पावर्स में यूएस और यूएसएसआर के बीच में। और इस टाइम पर जो है बहुत सारे डेवलपमेंट को भी विटनेस किया गया, जैसे कि यूएन का क्रिएशन होता है, यूएन बनता है, एज यूएन एस्टेब्लिश होता है, न्यूक्लियर वेपन्स का क्रिएशन शुरू होना होता है, और कम्युनिस्ट पार्टीज का, कम्युनिस्ट का एमर्ज होना, कम्युनिस्ट का आना शुरू, कम्युनिस्ट की यहाँ से शुरुआत होती है। यहाँ पर ही चाइना ने जो डिकोलोनाइजेशन की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। सो इंडिया लीडरशिप हैज टू बी परस्यू इट्स नेशनल इंटरेस्ट विद द प्रेवलिंग इंटरनेशनल कंटेस्ट। तो ये सब चीजें जो वर्ल्ड में हो रही थी उसको देखते हुए इंडिया की लीडरशिप ने ये तय करा कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ साथ जो है उसको इंटरनेशनल लेवल पर भी बात करेगा, इंटरनेशनल कंटेस्ट पर भी लेके जाएंगे। अब इसमें जो है नेहरू जी का क्या रोल था, नेहरू का क्या रोल रहा था, नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सबको पता है। जवाहरलाल नेहरू ने काफी क्रुशियल रोल प्ले किया है हमारे नेशनल एजेंडा को लेकर। उस टाइम पर जो ये थे प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दोनों यही थे, जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है। Thus, both as the Prime Minister and Foreign Minister, he exercised profound influence in the formulation and implementation of Indian foreign policy of 1964, 1946 to 1964। फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर होने के वजह से इन्होंने जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी को खुद फॉर्मुलेट किया है, उसको खुद ही इम्प्लीमेंट करा है, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी 1946 टू 64 की को इन्होंने ही फॉर्मुलेट किया है, इन्होंने ही बनाया और इन्होंने ही इम्प्लीमेंट किया है। नेहरू ने अपनी फॉरेन पॉलिसी का 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स रखे थे। पहला तो उन्होंने जो हमारे देश की सॉवरेनिटी है उसको प्रिजर्व करके रखना, हमारे देश की सॉवरेनिटी को कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमने अपनी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, हमारे जो बॉर्डर्स हैं उन सबको बचा के रखना है, और दूसरा हमारे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। ये जो जो थे ये नेहरू जी के 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे अपने फॉरेन पॉलिसी को लेकर, ठीक है। और नेहरू ने ये जो है तीनों ऑब्जेक्टिव्स को अचीव भी करा, नॉन अलाइनमेंट की स्ट्रेटेजी के थ्रू जो है नेहरू जी ने ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया। There were, of course, partisan group in the countries that believed in that India should be more friendly with the blocs led by the US, become the bloc claimed to be pro democracy। और हमारे देश के अंदर भी कुछ पार्टीज और ग्रुप्स ऐसे थे जिनका ये मानना था कि इंडिया को जो है काफी यूएस को सपोर्ट करना चाहिए, यूएस के साथ अब जो है अपने रिलेशनशिप फ्रेंडली बनाने चाहिए, क्योंकि वो यूएस जो है वो ब्लॉक था जो खुद को प्रो डेमोक्रेसी क्लेम्ड करता था कि वो प्रो डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं। और इसके अंदर कुछ अमंग दोज हु थॉट्स ऑन दिस लाइंस, कुछ जो लीडर्स थे इसमें वो डॉक्टर अंबेडकर थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थे, और कुछ जो वो थे जिन्होंने कम्युनिज्म को अपोज कर रहे थे, जो कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे, उन्होंने भी यूएस को सपोर्ट करा। और ये जो थे सोशल पॉलिटिकल पार्टीज जो थे, इनका मानना ये था कि इंडिया को जो है प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। और फिर दूसरी साइड जो है भारतीय जनता संघ या स्वतंत्र पार्टी के जो लोग थे, उनका ये उनको देखते हुए जो है नेहरू ने एक फॉरेन पॉलिसी को बनाया जिसमें उन्होंने दोनों कैंप्स की दूरी बना के रखी, ठीक है। यहाँ पर जो है नेहरू ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में जो है दोनों कैंप से दूरी बना के रखी है। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाइग्रेसली परस्यूड द ड्रीम ऑफ अ पीसफुल वर्ल्ड बाय एडवोकेटिंग द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ठीक है। हमारी जो इंडिपेंडेंट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी उस पे हमने बहुत जोर दिया है कि हमारा जो वर्ल्ड है वो पीसफुल होना चाहिए,
ठीक है, और यहाँ पर जो है नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को प्रमोट किया गया, ठीक है। इससे क्या हुआ, थोड़ी कोल्ड वॉर की जो टेंशन थी वो रिड्यूस हो गई, ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ जो लोगों का ध्यान गया, और जो है यूएन ने जो है अपने पीस कीपिंग ऑपरेशन स्टार्ट किए। और यहाँ पर ये भी सोचने की वाली बात है कि इंडिया ने जो है दोनों कैंप से दूरी क्यों बनाई, ठीक है, किसी को ज्वाइन क्यों नहीं किया। ये इंडिया ने जो है ये इसलिए नहीं किया क्योंकि इंडिया वांटेड टू कीप अवे फ्रॉम द मिलिट्री अलायंस लेड बाय यूएस एंड सोवियत यूनियन अगेंस्ट ईच अदर। इंडिया चाहता था कि वो वॉर से दूर रहे, वो चाहता था कि वो जो मिलिट्री अलायंस जो बन रहे हैं यूएस और यूएसएसआर, जो मिलिट्री अलायंस एक दूसरे के अगेंस्ट बना रहे हैं, इंडिया जो है उससे दूरी बना के रखना चाहता था। इससे क्या हुआ, कोल्ड वॉर के दौरान द यूएस लीड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, नाटो आता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यूएस लेके आता है, ठीक है, और सोवियत जो है वार्सा पैक्ट लेके आता है, और इंडिया जो है नॉन अलाइनमेंट लेके आता है एज एन आइडल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच। फॉरेन पॉलिसी के लिए आइडल अप्रोच को लेकर जो है इंडिया अपनी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी लेके आता है, यूएस जो है नाटो लेके आता है, और सोवियत जो है वो यूएसएसआर जो है वो वार्सो पैक्ट लेके आता है। अब यहाँ पर डिफिकल्ट देयर वाज दिस वाज अ डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट एंड समटाइम्स बैलेंस डिड नॉट अपीयर परफेक्ट। ये तो इंडिया ने सोचा था कि वो दोनों ग्रुप से जो है बैलेंस बना के रखेगा अपनी फॉरेन पॉलिसी में, पर हर बार जो है बैलेंस काम नहीं आता। 1956 में क्या हुआ, ब्रिटेन ने जो है इजिप्ट पे अटैक किया, और सुएज कैनल इशू पे जो है लेकर ब्रिटेन ने इजिप्ट पे अटैक किया, और इंडिया ने जो है इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, वर्ल्ड प्रोटेस्ट किया, ठीक है। इंडिया जो है लेड द वर्ल्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द नियो कॉलोनियल इन्वेजन जो ब्रिटेन इजिप्ट के साथ कर रहा था, उसको लेकर जो है इंडिया जो है वो वर्ल्ड प्रोटेस्ट को लीड करता है। उन्होंने वर्ल्ड प्रोटेस्ट की शुरुआत करी, और सेम ईयर में यूएसएसआर ने जो करा वो उन्होंने हंगरी पे अटैक कर दिया। इंडिया डिड नॉट जॉइन इट्स पब्लिक कंडेमेशन, इंडिया ने भी यहाँ पर इसे ज्वाइन नहीं किया। डिस्पाइट सच अ सिचुएशन, बाय एंड लार्ज इंडिया ने अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट रखा, इंडिया ने अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड रखा इंटरनेशनल वेरियस इंटरनेशनल इश्यूज पे, इन सब पे उसने किसी को भी सपोर्ट नहीं किया, ना उसने यूएस को सपोर्ट किया, ना उसने यूएसएसआर से सपोर्ट किया। और इससे क्या फायदा हुआ कि उसको दोनों से जो है एड्स और रेजिस्टेंस मिलती थी, हमें जो है यूएस और यूएसएसआर से दोनों से जो है एड्स और रेजिस्टेंस मिल रही थी। While India was trying to convince the other developing countries about the policy of non-alignment, जहां हम लोग जो है इंडिया जो है चाहता था, वो कोशिश कर रहा था कि जो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है, जो दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज है, वो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को ज्वाइन करे, वहीं पर पाकिस्तान ने जो है उसने यूएस से हाथ मिला लिया। पाकिस्तान ज्वाइन द यूएस लेड मिलिट्री अलायंस, पाकिस्तान ने यूएस मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन कर लिया, जिससे जो है क्योंकि यूएस काफी हैप्पी नहीं था इंडिया के इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव से, और पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट से यूएस बिल्कुल भी खुश नहीं था, तो उसने पाकिस्तान से हाथ मिलाया। इससे क्या हुआ, थोड़ा इंडो यूएस रिलेशनशिप में थोड़ी सी गड़बड़ आई, अनईज आया इंडो यूएस रिलेशनशिप के अंदर 1950s के टाइम पे। एंड यूएस आल्सो रिसेंटेड इंडियाज ग्रोइंग पार्टनरशिप विद द सोवियत यूनियन, और यूएस का मानना ये भी था कि जो इंडिया जो है अपनी सोवियत यूनियन से पार्टनरशिप बढ़ा रहा है, तो यूएस उससे भी खुश नहीं था। दिस पॉलिसी इम्प्लाइज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये पॉलिसी जो थी वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे फोकस कर रही थी। यहाँ पर दे एम्फेसिस ऑन डेवलपिंग अ रिसोर्स बेस आल्सो मीन दैट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ वाज लिमिटेड। यहाँ पर जो है रिसोर्स बेस को जो है डेवलप करना था, जिससे जो है जो एक्सपोर्ट की जो ग्रोथ थी वो लिमिटेड थी। और इस ट्रेजेडी से जो है इंडिया का इकोनॉमिक इंटरेक्शन दूसरे वर्ल्ड के साथ जो है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारा जो दूसरे वर्ल्ड के साथ जो इंटरेक्शन था, जो रिलेशन था, वो लिमिटेड हो गया, क्योंकि ये मान लेगा कि इंडिया जो है यूएसएसआर के, क्योंकि यहाँ पर यूएसएसआर के साथ हमारा ट्रेड रिलेशन अच्छा था। Afro Asian unity, देखो, yet it given its size, location and power potential, Nehru envisaged a major role for India in world affairs and especially in Asian affairs। देखो, नेहरू ने जो है इंडिया को लेकर वर्ल्ड अफेयर्स में भी काफी अच्छा रोल प्ले किया, और साथ साथ जो है एशियन अफेयर्स में भी नेहरू का बहुत बढ़िया वो था, सपोर्ट था, मतलब बहुत बढ़िया रोल जो था नेहरू जी ने निभाया। His era was marked by the establishment of contact between India and a newly independent state in Asia and Africa। जो इसका नेहरू का जो इरा था उसको माना गया कि यहाँ पर जो है एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में जो इंडिया का कांटेक्ट था वो काफी अच्छा एस्टेब्लिश हुआ, काफी अच्छा कांटेक्ट बना। And throughout 1940s and 1950s, नेहरू हैड बीन ardent advocate of Asian unity। 1940s और 1950s के टाइम तक नेहरू ने एशियन यूनिटी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, बहुत ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश की। Under his leadership, India convened the Asian Relation Conference in March 1947। नेहरू की लीडरशिप के ही टाइम पर जो है इंडिया ने एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस को होल्ड किया था 1947 में,
हमारे इंडिपेंडेंस के 5 महीने से पहले ही हमने ये जो है एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था 1947 में। ठीक है? और यहाँ पर जो है इंडिया ने काफ़ी अच्छे एफर्ट्स लगाए हैं कि अर्ली रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडोनेशिया फ्रॉम डच कॉलोनीज। यहाँ पर इंडिया ने काफ़ी ऑनेस्ट एफर्ट्स लगाया है कि जो इंडोनेशिया को थोड़ा अर्ली फ्रीडम मिला डच कॉलोनीज रिजाइम से बाय कन्वेनिंग अ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1949। 1949 की जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उससे जो है इंडिया ने इंडोनेशिया फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट करा और उसको डच कॉलोनियल से डच के रिजाइम से डच के रूल से जो है फ्रीडम दिलवाई। India was a strong supporter of decolonization process and firmly opposed racism, especially apartheid in South Africa. देखो इंडिया जो है वो डिकोलोनाइजेशन प्रोसेस के को सपोर्ट करा था, वो डिकोलोनाइजेशन के बिल्कुल सपोर्ट में था, पर वो रेसिज्म और एपार्थाइड जो साउथ अफ्रीका में जो लोगों के साथ जो एपार्थाइड हो रहा था, लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उसके जो है नेहरू इंडिया जो थी वो बहुत अगेंस्ट थी। यहाँ पर जो एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस जो है इंडोनेशिया सिटी में हेल्ड होती है बंगडंग में 1955 के अंदर एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस होती है जिसको बंगडंग कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं mark the zenith of India's engagement with the newly independent Asian and African nations। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पर जो है माना गया कि जो इंडिया की जो एंगेजमेंट थी नई इंडिपेंडेंट स्टेट थी एशिया और अफ्रीकन के साथ जो है उनके साथ काफी अच्छा माना गया उसको ये उसका वो टाइम था कि जब इंडिया का जो है न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स के साथ कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप अच्छे हो रहे थे। बंगडन कॉन्फ्रेंस लेटर लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नैम। बंगडन कॉन्फ्रेंस के बाद जो है बंगडन कॉन्फ्रेंस से ही जो है नैम की जो है एस्टेब्लिशमेंट होती है, नैम का फाउंड किया जाता है। नैम की जो फर्स्ट समिट है वो सितंबर बेलग्रेड में होती है। फर्स्ट समिट ऑफ द नैम वाज हेल्ड इन बेलग्रेड इन सितंबर 1961 और नेहरू जो है वो को-फाउंडर थे नैम के। अब नैम के जो है 5 स्टेट थी जिन्होंने नैम को फाउंड किया। इंडिया, यूगोस्लाविया, इजिप्ट, घाना और इंडोनेशिया। इन 5 कंट्रीज जो ने मिलकर जो है नाम को फाउंड किया है, नेम को फाउंड किया है। पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ चाइना। चाइना के साथ हमारा पीस और रिलेशनशिप कैसा था बेसिकली यहाँ पर हम ये देखेंगे। देखो अनलाइक पाकिस्तान हमारा चाइना के साथ स्टार्टिंग में जो चाइना के साथ जो है हमारा रिलेशनशिप काफी फ्रेंडली नोट पे स्टार्ट हुआ था। हमारा जो रिलेशन था चाइना के साथ काफी सही था। ठीक है, उसके बाद चाइनीज रिवॉल्यूशन आता है 1949 में और इंडिया जो है पहली कंट्री होती है जिन्होंने चाइना को एज अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करा। इंडिया ऐसी पहली कंट्री थी जिन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट को चाइनीज का जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है इसको रिकॉग्नाइज किया। उसके बाद जो है नेहरू फेल्ट स्ट्रांगली फॉर दिस नेबर दैट वाज कमिंग आउट ऑफ द शैडो ऑफ वेस्टर्न डोमिनेशन हेल्प द न्यू गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल फोरा। और नेहरू को जो था वो चाइना की तरफ जो है थोड़ा झुकाव ज्यादा था। तो उसको अच्छा लग रहा था कि कोई एक कंट्री जो है वो वेस्टर्न डोमिनेशन से बाहर हो रही है और एक नई गवर्नमेंट को सेटअप कर रही है इंटरनेशनल फोरा के अंदर। पर जो नेहरू के जो कुछ कलीग्स थे जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उन वो थोड़ा वरीड थे कि जो चाइना का जो पॉसिबल अग्रेशन है, चाइना का जो फ्यूचर में जो अग्रेशन होने वाला है उससे थोड़ा हमें प्रॉब्लम हो सकती है कि मे बी चांसेस ज्यादा है कि फ्यूचर में जो है इंडिया जो है चाइना की तरफ से एक अटैक फेस करे और ये चीज होती है। वल्लभ भाई जो है वल्लभ भाई पटेल जी जो है इस चीज को लेकर थोड़ा वरीड थे, पर नेहरू ने सोचा कि वो ज्यादा ही सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पर ऐसा हुआ। और काफी लंबे टाइम तक जो है चाइना का जो बॉर्डर था वो मिलिट्री फोर्सेस को पैरामिलिट्री फोर्स को है वो गार्ड कर रही थी। कोई प्रॉपर आर्मी जो है वो गार्ड नहीं कर रही थी। ठीक है, द जॉइंट एनुकेशन ऑफ पंचशील। पंचशील की पॉलिसीज जो है 5 प्रिंसिपल ऑफ पंचशील एग्जिस्टेंस में आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नेहरू और चाइनीज प्राइमर जो इन एनलाई on 29 April 1954 was a steps in the direction of strong relation between two countries। पंचशील की पॉलिसी साइन होती है 29 अप्रैल 1954 में नेहरू और जोन अलाई के बीच में, जिससे जो है दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और इंडिया और चाइनीज लीडर जो है एक दूसरी कंट्री में विजिट करना शुरू कर देते हैं और इससे जो है रिलेशनशिप लार्ज और फ्रेंडली ज्यादा होने लग जाते हैं। बट तिब्बत बीच में आ जाते हैं और फिर जो है इनके रिलेशनशिप इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप बिगड़ जाता है। देखो द प्लेटो ऑफ द सेंट्रल एशियन रीजन कॉल्ड तिब्बत। सेंट्रल एशियन का जो प्लेटो है उसको तिब्बत बोला गया है। ये काफी हिस्टोरिकल एरिया है जहाँ पर एक टेंशन फॉर्म होती है, काफी हिस्टोरिकल टेंशन होती है इंडिया और चाइना के बीच में। तिब्बत को लेकर इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन आती है फ्रॉम द टाइम टू इन हिस्ट्री। टाइम टू टाइम जो है इंडिया और चाइना जो है तिब्बत को लेकर थोड़ा लड़ते हैं क्योंकि चाइना जो है क्लेम करता है कि वो जो है उसका जो तिब्बत के ऊपर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, तिब्बत के ऊपर चाइना कंट्रोल है।
एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम तिब्बत वाज इंडिपेंडेंट टू, और एक टाइम था कि तिब्बत जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री थी। 1950 में क्या होता है, चाइना जो है तिब्बत के ऊपर कंट्रोल ले लेती, चाइना जो है तिब्बत को अपने अंडर ले लेती है, और लास्ट सेक्शन ऑफ तिब्बतन पॉपुलेशन पॉपुलेशन अपोज दिस टेक ओवर। और जो तिब्बतन पॉपुलेशन थी वो जो है इस टेक ओवर का अपोज करते, कि वो लोग कहते कि भाई जो चाइना कर रहा है वो गलत है, ठीक है। चाइना एकदम आकर जो है हमारे ऊपर रूल नहीं कर सकता। इंडिया ट्राई टू प्रिस्यू चाइना टू रिकॉग्नाइज तिब्बत क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस। इंडिया ने कोशिश की कि चाइना माने कि जो तिब्बत है वो इंडिपेंडेंट स्टेट है, उस पर जो है चाइना का कोई रूल, कोई भी हक नहीं है। इंडिया ने इस बात की कोशिश करी। और जब पंचशील एग्रीमेंट होता है इंडिया और चाइना के बीच में 1954 के अंदर, तो इसमें एक क्लोज था, एक क्लोज डाला गया था कि वो एक दूसरे की कंट्रीज की जो है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। इंडिया ने बोला कि भाई तुम्हारा जो चाइना का जो क्लेम है तिब्बत के ऊपर वो गलत है, वो इंडिया उसे सपोर्ट नहीं करता। और जो तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर थे दलाई लामा, वो जो है चाइनीज प्रीमियर जोनलाई को जो है उसके साथ आते हैं। जब वो जो है चाइना के प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया आते हैं, तो दलाई दलाई लामा भी इंडिया आते हैं उनके साथ ऑफिशियल विजिट में 1956 में, ठीक है। और उन्होंने नेहरू को इन्फॉर्म किया कि जो है तिब्बत की सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही है। बट चाइना ने बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कि नहीं हम लोग हमारी जो है ऐसा कुछ नहीं है, हम जो है तिब्बत को जो है ऑटोनॉमी दे देंगे, ठीक है। हम तिब्बत को ऑटोनॉमी दे देंगे, देन एंजॉयड बाय अनदर रीजन ऑफ द चाइना, ठीक है। जो चाइना के दूसरे रीजन एंजॉय करते हैं वो ऑटोनॉमी हम तिब्बत को भी दे देंगे। चाइना ने ये बोला, दलाई लामा ने बोला नहीं भाई तिब्बत की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। तो क्या होता है 1958 के अंदर एक आर्म्ड राइट शुरू होते हैं तिब्बत के अंदर चाइनीज ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट। जो चाइनाज के जो लोग थे, चाइनीज ऑक्यूपेशन जो था उसके अगेंस्ट जो है तिब्बत के अंदर 1958 के अंदर राइट्स शुरू होते हैं, आर्म्ड अपराइजिंग होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है दिस वाज सप्रेस्ड बाय द चाइनीज फोर्स, पर ये जो अपराइजिंग होती है, आर्म मिलिट्री अपराइजिंग होती है, राइट शुरू होते हैं, उसको जो है चाइनीज फोर्स जो है दबा देती है। अब सिचुएशन जो है वो खराब होती जा रही है। 1959 में क्या होता है, दलाई लामा जो है इंडिया आते हैं और शरण मांगते हैं कि मुझे इंडिया में रहने दो, और वो जो है इंडिया में उन्हें रहने की परमिशन मिल जाती है, परमिशन भी ग्रांटेड हो जाती है, जिसका जो है चाइनीज गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करते हैं कि वो इसके सख्त अगेंस्ट है कि जो तुमने इंडिया ने जो है असाइलम दिया है दलाई लामा को वो गलत करा है। और फिर कुछ क्या हुआ कि ओवर द लास्ट हाफ सेंचुरी के अंदर तिब्बत से बहुत ज्यादा मात्रा में जो है लोग आना शुरू हुए, और उन सबको रिफ्यूजी बनाकर इंडिया में रहने की और परमिशन मिल जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो दिल्ली के अंदर, दिल्ली पर्टिकुलरली इन दिल्ली काफी जो तिब्बतन रिफ्यूजी थे उनके रहने के लिए जगह दी जाती है। हमेशा हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में जो है काफी बड़ा रिफ्यूजी सेटलमेंट होता है तिब्बतन पीपल्स के ऊपर। दलाई लामा हैज आल्सो मेड धर्मशाला इज होम इन इंडिया। और जो दलाई लामा जो इंडिया आया था उनको जो धर्मशाला में वो अपना घर बना लेते हैं 1950s में। 1960s के टाइम पे जो है बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी जो थी, पॉलिटिकल लीडर्स थे, पार्टीज थे इंडिया के अंदर, जैसे सोशलिस्ट पार्टीज हो गई, जनसंघ हो गया, कांग्रेस वगैरह जो सब चीजें थे, उन लोगों ने कहा कि वो सपोर्ट जो तिब्बत की इंडिपेंडेंस है वो तिब्बत को इंडिपेंडेंट तिब्बत को सपोर्ट करते हैं। और चाइना को जो है तिब्बत को एक ऑटोनोमस रीजन जो है उसको क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना। चाइन तिब्बतन जो है तिब्बतन के जो लोग थे, तिब्बतन पीपल्स जो है इस चीज को अपोज करते हैं कि चाइना का कोई भी क्लेम नहीं है तिब्बत के ऊपर, और ना ही तिब्बत जो है चाइनीज टेरिटरी का कोई पार्ट है। तो उन्हें ऑटोनोमस ऑटोनोमस राइट ऑटोनोमस बनाने की जरूरत नहीं है, उन्हें फ्रीडम दे दो, उनका ये मानना था, ठीक है। दे ऑल्सो अपोज द पॉलिसी ऑफ ब्रिंगिंग द तिब्बत मोर एंड मोर चाइनीज सेटलर। और उन्होंने अपोज किया कि जो चाइनीज सेटलर जो है तिब्बत में ज्यादा से ज्यादा जो चाइनीज सेटलर्स तिब्बत में जाके बस रहे थे उनका भी उन्होंने अपोज किया, जिससे क्या हुआ, तिब्बतन disputes China's claims that autonomy is granted to the region। उन्होंने इसको तिब्बतन ने जो है इस क्लेम को जो है निकाला कि नहीं हमें ऑटोनॉमी नहीं चाहिए। उनका ये मानना था कि चाइना वांट टू अंडरमाइन द ट्रेडिशनल रिलीजन एंड कल्चर ऑफ तिब्बत, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि अगर चाइना जो है वो चाहते थे कि वो जो तिब्बत का रिलीजन और कल्चर है चाइना जो है उसको खत्म करना चाहता था, उसको अंडरमाइन करना चाहता था। ये इसमें जो है आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इंडिया का चाइना और पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप। थैंक्स फॉर